नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। चीन ना तो दोस्ती के लायक है और ना ही दुश्मनी के, क्योंकि वो जितना खतरनाक अपने दुश्मनों के लिए है उससे कहीं ज्यादा घातक दोस्तों के लिए। भारत से भिड़कर चीन का घमंड तो चकनाचूर हो गया, लेकिन चीन ने अब भारत की सीमाओं से सटे देशों में भारत को परेशान करने की षड्यंत्र की नीति अपनाई है। शी जिनपिंग ने नेपाल और म्यांमार को भारत के खिलाफ साजिशों का लॉन्च पैड बनाना शुरू किया है। नेपाल में चीन के पैसे पर काम करने वाले नेपाली नेता भारत की छवि खराब करने में जुट गए हैं। चीन का नया चक्रव्यूह। चीन की नई पैंतरेबाजी। नेपाल पर चीन की नकेल। म्यांमार पर चीन ने डाले डोरे। चीन की घुसपैठ की साजिश। Nepal is free to exercise its choices in international affairs, but it should stay vigilant and learn maybe some cases from Sri Lanka and other nations which have also signed agreements with other international countries. भारत की सेना के सबसे काबिल और सबसे बड़े अफसर CDS जनरल बिपिन रावत नेपाल को नसीहत दे रहे हैं कि चीन के चंगुल से बचकर रहना उसकी सेहत और वजूद दोनों के लिए जरूरी है। 8 महीने पहले गलवान घाटी की ये तस्वीरें जब जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नजरों के सामने आती हैं, उनके सीने पर हजारों सांप लौटने लगते हैं और उनका जख्मी कलेजा और भी ज्यादा टीस देने लगता है, क्योंकि यही वो तस्वीरें हैं जिन्होंने चीन की लाल सेना और शी जिनपिंग के गुरूर को हिमालय से उठाकर समंदर की गहराइयों में ले जाकर डुबो दिया। लिहाजा शी जिनपिंग ने अपने हरे जख्मों पर मरहम लगाने के लिए नेपाल की जड़ी बूटी को हासिल करने की साजिश का सहारा लिया है, जिस साजिश के तहत चीन ने तिब्बत में अपना सिक्का मजबूत किया। उसी फॉर्मूले का सहारा लेकर अब चीन नेपाल को वशीभूत करना चाहता है। चीन की इस चाल को भारत और भारत के तमाम जिम्मेदार लोग समझते भी हैं और जानते भी हैं। तभी तो जनरल रावत ने पड़ोसी धर्म निभाते हुए नेपाल को वो समझाने की कोशिश की जो वो अभी तक समझना ही नहीं चाहता। जनरल बिपिन रावत ने नेपाल के सामने साफ कर दिया कि चीन से दोस्ती बढ़ाने के लिए बेशक वो आजाद है, लेकिन ये बात ना भूले कि चीन से दोस्ती करके श्रीलंका का क्या हाल हुआ। लिहाजा सतर्क रहने में ही समझदारी है। भारत एक तरह से इसको अपना पड़ोसी मानता था, लेकिन चीन ने उसमें शुरू कर दिया कि उनको और भी ऋण देना शुरू कर दिया, उनके प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। एक तरह से जिसको उनकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी है, जैसे भारत को सब तरफ से घेर दिया जाए, उनके टापुओं पे, उनके पोर्ट्स को लेकर के, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उन मुल्कों के, चाहे वो बांग्लादेश में रहा हो, चाहे वो श्रीलंका में हो, चाहे वो नेपाल में हो, पहले मालदीव्स में था, तो उनकी सब तरफ ये रणनीति रहती है कि इन सब कंट्रीज़ को हम किसी तरह अपने कंट्रोल में कर लें, इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को खास तौर से। सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक नेपाल में भारत के खिलाफ अपनी साजिशों का ताना बाना बुनने के लिए चीन ने अब एक नई तरह की चाल चली है। नेपाल में भारत का विरोध करने के लिए चीन ने ग्रेटर नेपाल नेशनलिस्ट फ्रंट यानी GNNF को अपना नया मोहरा बनाया है। GNNF ने काठमांडू के चीनी दूतावास से भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए अब लाखों रुपयों की मदद मांगी है। ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि द ग्रेटर नेपाल नेशनलिस्ट फ्रंट यानी कि GNNF, जो कि भारत की बातों और फैसलों का खुलकर विरोध करता आया है, ये फ्रंट सीधे तौर पर चीन के इशारों पर काम करता है और इस फ्रंट का मुखिया है फडेंद्र नेपाली।
जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये चीनी दूतावास के साथ साथ आईएसआई के अधिकारियों के साथ भी संपर्क में रहता है और दोनों जगह से इसको फंडिंग होती है। पड़ताल में जो बात सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल चीन और पाकिस्तान की साजिशों को नेपाल में अंजाम देने के लिए भी एक किराए का टट्टू मौजूद है। नाम है फणींद्र नेपाली। इस शख्स की बदौलत चीन नेपाल में भारत के खिलाफ माहौल बना रहा है। नेपाल के नेता फणींद्र नेपाली भारत के खिलाफ जोर शोर से मुहिम छेड़े हुए हैं और नेपाल सीमा से जुड़े भारत के इलाकों को हड़पने का असली प्लान फणींद्र की देखरेख में ही तैयार किया जा रहा है। सूत्रों से मिली खबरों पर यकीन किया जाए तो नेपाल में मौजूद चीन दूतावास भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए बाकायदा फंडिंग करता है। ऐसी भी खबर मिली है कि नेपाल में चीन की राजदूत हाओ यांकी का प्रभाव काफी अच्छा है और हाओ यांकी की ही बदौलत फणींद्र नेपाली चीन के हाथों की कठपुतली बन चुका है। ये राज भी सामने आ चुका है कि फणींद्र नेपाली कम से कम 3 बार चीन और 2 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुका है। नेपाल में जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जब से आई है तो चीन ने उसको एक अपना फेफडम समझ लिया और वहाँ पर जाकर के वो पूरा वो करना चाहता है। दूसरी चीज़ ये है कि नेपाल के साथ हमारे बहुत पुराने बड़े रिश्ते हैं। आप जा सकते आ सकते, वहाँ का कोई समस्या नहीं है किसी भी तरह की थी। तो अगर नेपाल में उनके रोड्स, उनका चीन का सारा सामान यहाँ आ जाता है, कल्चरली वहाँ पे लोग आपके खिलाफत करने लग जाते हैं पॉपुलर लेवल पे, तो आपके लिए एक हेडेक हो गया, एक अननेसेसरी। अब ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चीन ने नेपाल के भीतर भारत के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के एक एनजीओ ने अपनी सरकार से नेपाल के कई हिस्सों में अपने ऑफिस खोलने की मांग की है। इसके लिए बाकायदा चीन की सरकार को नेपाल की सरकार से बात करने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल में इसके एनजीओ खोलने के पीछे का मकसद पैसे का सीधा रूट तैयार करना और भारत के खिलाफ एजेंडे पर जोर देना है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 1816 में हुए भारत और नेपाल के बीच सिंघौली की संधि को लेकर ग्रेटर नेपाल नेशनलिस्ट फ्रंट एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है। पूरे देश भर में ब्लैक डे मनाने की तैयारी है। हाल ही में भारत के विदेश सचिव और थल सेना प्रमुख के नेपाल के दौरे के बाद से चीन ने नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियों को और तेज कर दिया है और इस विरोध को GNNF सीधे तौर पर चाइना नेपाल म्यूचुअल फ्रेंडशिप सोसाइटी के साथ मिलकर आयोजित करा रहा है, जो कि चीन के लिए काम करता है। चीन की दादागिरी और भारत के खिलाफ गहरी साजिश का एक और मामला सामने आया। भारत के दूसरे पड़ोसी म्यांमार से ये बात उजागर हो चुकी है कि बीजिंग ने कटीले तारों की मदद से म्यांमार की सीमा पर 2000 किलोमीटर लंबी दीवार तैयार करनी शुरू कर दी है। हालांकि म्यांमार की सेना इस दीवार का विरोध कर रही है, लेकिन चीन अपने रुख पर कायम है। चीन ने तर्क दिया है कि दीवार को बनाने का मकसद देश के अंदर म्यांमार से अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाना है। म्यांमार में भी यही हाल किया है उसने। बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ पे भी हों, उनके अपने पोर्ट्स में वहाँ पे मिलिटराइजेशन, उनके जो असेट्स हैं उसका ये सब वो करता रहा है। तो मैं समझता हूँ कि भारत के लिए एक चुनौती तो है ही। तो इस चुनौती को भारत किस तरह निपट सकता है, क्योंकि भारत ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, एक नॉन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप अपने जितने भी नेबर्स हैं उनके साथ की है। असल में चीन का म्यांमार से लगती सीमा पर कटीली दीवार बनाने का मकसद कुछ और ही है। चीन ने इस प्रोजेक्ट का नाम सदर्न ग्रेट वॉल रखा है। इसके पहले चरण के तहत 650 किलोमीटर के इलाके में बाड़ लगाने का काम पूरा हो गया है। चीन की योजना है कि साल 2022 तक म्यांमार से लगती 2000 किलोमीटर सीमा पर इस हाईटेक दीवार को बनाने का काम पूरा किया जाए। इस बाड़ में बिजली का करंट दौड़ेगा और इंफ्रारेड सेंसर के साथ शक्तिशाली कैमरे लगाए जाएंगे। जानकारों का कहना है कि इस दीवार के बन जाने के बाद चीन से असंतुष्ट आसानी से म्यांमार या वियतनाम नहीं जा पाएंगे। जानकारों की माने तो चीन कतई नहीं चाहता कि उसके विरोधी देश छोड़कर कहीं भागें। साफ है, चीन की ये चाल उसकी विस्तारवादी साजिशों का ही नतीजा है, जिसमें उसने फिलहाल उन पड़ोसियों को चुना है जिनके जरिए वो भारत को ज्यादा तंग कर सकता है। गलवान घाटी में भारत के हाथों पिट चुके चीन ने भारत से बदला लेने के लिए अब एक और बड़ी चाल चली है।
अब चीन ने भारत के साथ साथ बांग्लादेश की लाइफलाइन पर हमला करने का इरादा किया है। जी हां, ब्रह्मपुत्र नदी को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में और बांग्लादेश में जीवनदायिनी भी कहा जाता है। लेकिन अब चीन ने भारत से बदला लेने के लिए गरज से तिब्बत में इस नदी का पानी रोककर उस पर अपने सबसे बड़े 3 जॉर्ज डैम से भी बड़ा डैम बनाने का फैसला किया है। इस डैम का सबसे बड़ा असर यह हो सकता है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश में अकाल पड़ सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की नजर। ड्रैगन की साजिश, डैम प्रोजेक्ट। बांग्लादेश में चीन की चाल। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक खतरनाक चाल चली है और इस बार उन्होंने अपनी साजिशों की चाल को भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र की लहरों पर सवार किया है। एक रिपोर्ट से हुए खुलासे के मुताबिक चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बड़ा डैम यानी बांध बनाने का फैसला करके सीधे तौर पर भारत के साथ बांग्लादेश के माथे पर भी बल पैदा कर दिए हैं, क्योंकि शी जिनपिंग के इस फैसले के बाद भारत और बांग्लादेश दोनों की ही चिंता बेहिसाब बढ़ गई है, क्योंकि ये चिंता न सिर्फ दोनों ही देशों में पैदा होने वाले जल संकट को लेकर है, बल्कि सुरक्षा के हिसाब से भी एक बड़ी चिंता का कारण बन गया है। चीन पहले ही नेपाल और म्यांमार के जरिए भारत के खिलाफ अपनी साजिशों को सिरे चढ़ाने के लिए नई नई चालें चल रहा है और अब उसके निशाने पर आ गया है बांग्लादेश। ट्राइलैटरल हाईवे बना रहा है भारत म्यांमार के थ्रू थाईलैंड को लिंक करने के लिए और म्यांमार चीन की नीतियों को समझता है, पर जहाँ तक आर्थिक मदद या निवेश का सवाल है, कोई भी देश चीन की आर्थिक दबाव के सामने नहीं टिक सकता। इसके बावजूद भारत और म्यांमार के रिश्ते मजबूत हैं और चीन म्यांमार की सरकार को भारत के खिलाफ नहीं कर पाया। दरअसल चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बड़े बांध को बनाने की तैयारी में है। सूत्रों से मिली खुफिया खबरों पर यकीन किया जाए तो चीन के इस बांध का काम नए साल में शुरू हो जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन का प्रस्तावित बांध साल 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। कहने को तो चीन पन बिजली के लिए डैम बना रहा है, लेकिन सच तो यह है कि वो इसके जरिए सूखा लाने वाली साजिश रच रहा है। ऐसे में साफ है कि ड्रैगन की साजिश वाले इस डैम प्रोजेक्ट की वजह से चीन भारत के बीच तनातनी का नया दौर भी शुरू हो सकता है। और बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जहां चीन का कोई नामो निशान भी नहीं था। तीस्ता नदी का मसला जो है वो अभी तक हल नहीं हुआ है। भारत के पास चीन जैसी आर्थिक क्षमता नहीं है, पर बांग्लादेश चाहेगा कि उनके रिश्ते चीन और भारत दोनों देशों के साथ अच्छे रहें। ब्रह्मपुत्र नदी भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ऐसे में चीन का ये डैम प्रोजेक्ट दोनों ही देशों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। दरअसल आंगसी ग्लेशियर से निकलकर तिब्बत में पूरब दिशा की तरफ बहने वाली यारलुंग जांगबो नदी अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेकर हिंदुस्तान में दाखिल होती है, जिसे यहाँ सियांग नदी के नाम से जाना जाता है। यही सियांग नदी अरुणाचल से असम पहुंचती है और वहां इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। असम के निचले इलाकों से होकर गुजरती हुई ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और वहां से ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन का ये विशाल बांध तिब्बत के मेडोक काउंटी में बनेगा। ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि इस डैम का इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए किया जाएगा। दावा यह है कि डैम चीन के 3 जॉर्ज बांध से 3 गुना ज्यादा पन बिजली पैदा करेगा। चीन का 3 जॉर्ज बांध दुनिया का सबसे बड़ा बांध माना जाता है, लिहाजा अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि ये बांध कितना विशाल होगा। चीन ने ये घोषणा भी की है कि 97% बांग्लादेश के निर्यात को ड्यूटी फ्री छूट दी जाएगी और 2019 में चीन ने बांग्लादेश में $1.2 बिलियन का निवेश किया।
तो अब चीन जो है बांग्लादेश में सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। चीन के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात कैसे भी रहे हों, लेकिन ये बात सच है कि चीन के इस कदम से भारत के साथ बांग्लादेश के माथे पर भी चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। हालांकि बांग्लादेश ने चीन की शी जिनपिंग सरकार के पास अपनी परेशानी और चिंताओं की चिट्ठी भेजी थी, लेकिन विषैले इरादों वाले चीन ने बांग्लादेश की चिट्ठी और आपत्ति दोनों को खारिज करके अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए। सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक बांध बनाने का ठेका हासिल कर चुकी एक चीनी कंपनी के हवाले से ये बात निकलकर सामने आई है कि चीन यारलुंग जांगबो नदी के निचले हिस्से में जल विद्युत उपयोग परियोजना शुरू करने जा रहा है, जिसका मकसद चीन के जल संसाधनों और घरेलू सुरक्षा को मजबूत करना है। लेकिन चीन और उसके इरादों पर नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि चीन ये बांध महज इसलिए नहीं बना रहा, बल्कि इसके पीछे उसकी गहरी साजिश है। अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल करीब तिब्बत में बड़ा सा डैम बनाने का मतलब यह है कि चीन भारी मात्रा में पानी को रोक देगा और पानी का बहाव कम होगा, तो इसका सीधा असर पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश में खेती किसानी से लेकर मछली पालन पर पड़ेगा। भारत के नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ बांग्लादेश के लिए लाइफलाइन की तरह है। जाहिर है, ब्रह्मपुत्र नदी इन दोनों देशों की एक बड़ी आबादी के जीवन का आधार तो है ही, साथ ही उनकी आजीविका भी इसी नदी पर निर्भर है और इसी वजह से चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम वाली साजिश रची है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मध्य प्रदेश के किसानों से सीधा संवाद किया। पीएम ने कृषि कानून पर फैले भ्रम को दूर किया और किसानों से ये वादा भी किया कि उनकी हर शंका को दूर करने के लिए सरकार तैयार है। इसके साथ ही पीएम ने किसानों के कंधे पर चढ़कर राजनीति कर रहे लोगों को कड़ी नसीहत दी और ये साफ कर दिया कि किसानों के हितों पर राजनीति करने वालों के मंसूबे सरकार कभी कामयाब नहीं होने देगी। हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। देश का किसान, देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। भारत का किसान अब और पिछड़ेपन में नहीं रह सकता। किसानों को पीएम का संदेश। किसानों की जमीन चली जाएगा का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। विपक्षी दलों पर प्रहार। भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसान सोचता था कि अब तो पूरा कर्ज माफ होगा और बदले में उसे मिलता था बैंकों का नोटिस और गिरफ्तारी का वारंट। राजनीति पर भारी मोदी नीति। 23 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। हार कपाती ठंड में भी किसान मोर्चा छोड़ने को तैयार नहीं है। कृषि सुधार कानूनों पर
सरकार के साथ किसानों की रस्साकशी जारी है। पहले कानूनों में संशोधन की मांग करने वाले किसान अब इन्हें पूरी तरह निरस्त करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार बार बार किसानों से संवाद के जरिए इस मामले का समाधान तलाशने की अपील कर रही है। केंद्र सरकार किसानों को भ्रमजाल से निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कभी कृषि मंत्री किसानों को चिट्ठी लिखते हैं, कहीं किसान सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, तो कहीं किताब के जरिए सरकार किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने वालों पर निशाना साधने और भ्रमजाल तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के किसानों से संवाद किया। 35 लाख किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। साथ ही एपीएमसी और एमएसपी जैसे कृषि सुधार से जुड़े तमाम मुद्दों पर भ्रम तोड़ने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को भी इस मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। मध्य प्रदेश के किसानों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी पर फैलाई जा रही अफवाहों पर विराम लगा दिया। पीएम मोदी ने पूरे देश के किसानों को इस बात का भरोसा दिलाया कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया जब ये कानून लागू किए गए। ये कानून तो लागू हो चुके थे, 6 महीने पहले हो चुके थे। कानून बनने के बाद भी वैसे ही एमएसपी की घोषणा की गई जैसे पहले की जाती थी। कोरोना महामारी से लड़ाई के दौरान भी ये काम पहले की तरह किया गया। एमएसपी पर खरीदी भी उन्हीं मंडियों में हुई जिनमें कानून बनने से पहले होती थी, कानून बनने के बाद भी वही हुई। मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। साथियों, ये लोग दाल पर ज्यादा एमएसपी भी नहीं देते थे और उसकी खरीद भी नहीं करते थे। हालत ये थी कि 2014 से पहले के 5 साल, उनके 5 साल, उन्होंने सिर्फ 1.5 लाख मैट्रिक टन दाल ही किसानों से खरीदी। 1.5 लाख मैट्रिक टन, ये आंकड़ा याद रखिए भाइयों बहनों, सिर्फ 1.5 लाख मैट्रिक टन दाल खरीदी। जब 2014 में हमारी सरकार आई तो हमने नीति भी बदली और बड़े निर्णय भी लिए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किसानों को एमएसपी खत्म ना होने का भरोसा दिलाया। यही नहीं, उन्होंने यूपीए सरकार की तुलना में एमएसपी को और बेहतर किए जाने और रिकॉर्ड मात्रा में किसानों से उपज खरीद के आंकड़े भी पेश किए। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि किस तरह पिछली सरकारों ने एमएसपी के नाम पर किसानों को ठगने का काम किया, जबकि एनडीए की सरकार ने किसानों को उनकी उपज की पहले की तुलना में ज्यादा कीमत भी दिलाई। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूपीए की तुलना में किसानों को धान और गेहूं के लिए मोदी सरकार ने एमएसपी का रिकॉर्ड भुगतान किया। यूपीए के शासनकाल यानी 2009 से 2014 तक किसानों को धान और गेहूं पर 3.74 लाख करोड़ रुपए एमएसपी का भुगतान किया गया, जबकि 2014 से 2019 तक यानी एनडीए के शासनकाल में किसानों को धान और गेहूं पर 8 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी दी गई। वहीं यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने एमएसपी पर 74 गुना अधिक दालें खरीदी। 2009 से 2014 तक 1.52 लाख मीट्रिक टन दालों की खरीद की गई, जबकि 2014 से 2019 तक 112.98 लाख मीट्रिक टन दाल खरीदी गई। सरकारी आंकड़ों की माने तो किसानों से खरीदे गए धान की मात्रा लगभग दोगुनी हो गई। 2009 से 2014 तक 1768 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई, जबकि 2014 से 2019 तक 3069 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। यही नहीं, किसानों से खरीदे गए तिलहन की मात्रा में भी 15 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2009 से 2014 तक 3.65 लाख मीट्रिक टन तिलहन की खरीद की गई थी, जबकि 2014 से 2019 तक
56.36 लाख मीट्रिक टन तिलहन की खरीद की गई। पीएम मोदी ने किसानों को किए अपने वर्चुअल संबोधन में स्वामीनाथन कमेटी को लागू करने की बात भी कही। उन्होंने विपक्षी दलों, खास तौर पर कांग्रेस को याद दिलाया कि किस तरह वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को दबाए बैठी रही और अब राजनीति की खातिर आंदोलन की आग को हवा दे रही है।